नमस्कार दोस्तों। 14 सितंबर 2022 के डेली द हिंदू न्यूज़ एंड एनालिसिस एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी हैं। पहली न्यूज़ है कि ईरान रेडी हो गया है कॉपरेट करने के लिए IAEA से। इसके बारे में देखते हैं कि क्या सीन है ये इसका। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, एवरीबडी नोज इट, जस्ट लाइक द नॉर्थ कोरिया ने भी बनाया हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है कि भाई ठीक है, हम अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, बट हमें आप मेरे ऊपर जो भी सैंक्शन इम्पोज किया। आपको पता है कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन बनाने की वजह से अभी देखा है कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, US ने और बाकी सारी कंट्रीज़ ने सैंक्शन इम्पोज करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी ईरान कह रहा है ठीक है, हम इससे कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं और आप सैंक्शन इम्पोज हटा दो ताकि हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ सके। देखते हैं इसके बारे में क्या न्यूज़ है। उसके बाद दूसरी न्यूज़ है कि जो G20 की पावर है उसके बारे में बताया गया है कि G20 की जो मीटिंग है मोदी जी जो होस्ट करने वाले हैं इस साल 2022-23 की, उसके बारे में क्या न्यूज़ है और G20 की मीटिंग का हमें कैसे फ़ायदा मिल सकता है उसके बारे में बात किया गया है। थर्ड न्यूज़ है कि जो लोकपाल केस है शिबू सोरेन का, इसके बारे में बात की गई है। तो ये लोकपाल क्या होता है, 2013 में जो लोकपाल बना हुआ है उसके बारे में क्या न्यूज़ है। ठीक है, और लोकपाल क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। फिर शमशीर को इलेक्ट कर दिया गया है केरल के स्पीकर के लिए। तो स्पीकर क्या होता है, लोकसभा में बैठता है, क्या फंक्शन होता है उसका, ठीक है, कौन कौन सी वोटिंग पावर होती है उसके पास। फिर जॉइंट सेटिंग का क्या प्रोविज़न है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ है हमारी कि जो हमारा फूड इन्फ्लेशन है वो 7% से राइज़ कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी ईरान के बारे में। देखो ईरान क्या हो गया, ईरान रेडी हो गया है क्या कॉपरेट करने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से। देखिए पता है कि ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन इम्पोज कर दिए हैं बिकॉज ईरान बना रहा था न्यूक्लियर वेपन। और हमें पता है कि न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है उसके अंतर्गत कई सारे प्रोविजंस हैं। तो ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन को इम्पोज किया गया था और उस वजह से ईरान की जो इकोनॉमी पूरी बैठ गई। भाई आपको पता है कि जो ईरान की इकोनॉमी है या जो गल्फ़ कंट्रीज़ की इकोनॉमी होती है वो मोस्टली ऑयल पे डिपेंडेंट होती है। तो सैंक्शन इम्पोज करने की वजह से क्या है कि ईरान ना ही ऑयल को बेच पा रहा है और इकोनॉमी पूरी क्या है उसकी बंद है। इवन अभी ईरान, आपको पता है कि जो ईरान का ग्वादर पोर्ट है, ठीक है, और वहाँ पर एक इंडिया एक रेल लाइन भी बनाने वाला था। तो ईरान का ये कहना है कि भाई देखो आप इवन सैंक्शन के इम्पोज होते हुए भी, यानी कि इंडिया सैंक्शन के इम्पोज होते हुए भी क्या कर रहा था, रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था। तो ईरान कह रहा है कि जब आप सैंक्शन इम्पोज होते हुए भी रशिया से ऑयल परचेज कर सकते हो तो हमसे क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग भी ईरान क्या है कि ईरान इंडिया की तरफ एज ए वेरी उम्मीद लगाए बैठा है कि इंडिया ईरान की जो भी ये डील है इसको एंटरटेन करेगा। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा कि ईरान के जो जो कोलैबोरेशन हो रहा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से, तो इसका क्या सीन है। देखिए अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात की जाए तो ये क्या है कि ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है रिगार्डिंग द एटॉमिक एनर्जी जो भी प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, आइटम फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट। हमें क्या करना है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के अकॉर्डिंग कि हमें जो भी न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करना है वो पीसफुल यूज़ के लिए करना है। आप ग्रीन एनर्जी में कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, ठीक है, कोई आप मेडिसिनल पर्पस से कर रहे हैं, उस कंडीशन में करना है। आपने डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं करना है। जैसे लाइक अभी देखिए नॉर्थ कोरिया क्या हो गया, नॉर्थ कोरिया ने डिक्लेयर कर दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन कंट्री। ठीक है, और इंडिया की न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी क्या है, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी ये है कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, यानी कि हम न्यूक्लियर वेपन को पहले यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी ने यूज़ किया तो हमने अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स रखे हैं वो दिवाली के लिए नहीं रखे कि दिवाली में जलाएंगे, हम भी यूज़ करेंगे उसके बाद, लेकिन हम पहले नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा कि नहीं देखो ऐसा है, इवन अगर हमको कोई धमकी भी देता है ज़रा सी भी तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर लेंगे। तो नॉर्थ कोरिया का तो सीन अलग ही चल रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया ने ये कहा कि कोई धमकी भी दे दे हमें, हम तब भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो सीन काफ़ी ख़राब है। और न्यूक्लियर वेपन ऐसा चीज़ है कि अगर आपने एक भी बार यूज़ किया इसको तो उसके बाद फिर पूरा मास डिस्ट्रक्शन होना है, पूरी जो ह्यूमन जेनेसिस पूरी रेस है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है भाई, अगर थर्ड वॉर हमने अगर क्या है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई, ठीक है, सो थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हो गई तो उसके बाद फोर्थ वर्ल्ड वॉर देखने के लिए कोई बचेगा नहीं।
है ना। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बात किया जाए तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रमोट करना है पीसफुल यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन और प्रिवेंट करना है मिलिट्री यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। बात समझ गए आप, पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को 1953 में जो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, इश्नेवर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आटम्स फॉर द पीसफुल एड्रेस इन यूएन जनरल असेंबली, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एड्रेस किया क्या, आटम्स फॉर द पीसफुल एड्रेस किया यूएन जनरल असेंबली। आप लोगों को पता है कि जो भी अगर कोई इंटरनेशनल एजेंसी बनेगी तो यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से उसका रिकॉग्निशन मिलना चाहिए उसको। फिर 1956 में यूनाइटेड जनरल असेंबली से अप्रूवल मिलने के बाद इसको एक स्टैट्यूट बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया और 1957 में ये क्या आ गई, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी फोर्स में आ गई, मतलब कि कार्यरत हो गई। ठीक है, अब हम बात करें इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे। आप सबको पता है कि यूनाइटेड नेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, वियना में है। इसके कुछ रीजनल सेफगार्ड ऑफिसेज भी हैं टोरंटो और टोक्यो में। फंक्शंस क्या, अभी मैंने बताया कि हमें पीसफुल यूज़ के लिए इसका यूज़ करना है, मिलिट्री पर्पज़ के लिए नहीं करना। तो प्रमोट करना है असिस्टिंग दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि अगर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर क्षेत्र में कुछ R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए कर सकते हैं, पावर के लिए कर सकते हैं। प्रोवाइड करना है इंटरनेशनल सेफगार्ड अगेंस्ट द मिसयूज, ताकि इसकी कोई मिसयूज भी ना करे। फिर प्रमोट करना है न्यूक्लियर सेफ्टी एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को, और इसके इम्प्लीमेंटेशन को भी देखना है कि गलत तरीके से कोई इम्प्लीमेंटेशन इसका ना हो। फिर बात करते हैं मेंबर कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो 175 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं और लेटेस्ट में कौन अभी ऐड हुआ है, सेंट किट्स, नीव्स और टोंगा। अब देखिए एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ट्रीटी का नाम है, दैट इज़ द ट्रीटी ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, यानी कि NPT, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसका प्रोलिफरेट नहीं करना, उसको बढ़ाना नहीं है, जितने हैं आपके पास उतने ही रखने हैं। ठीक है, तो अगर नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर ट्रीटी की बात की जाए तो ये TT है ये ओपन हो गई थी सिग्नेचर के लिए 1968 में, 1968 में, बट ये केम टू फोर्स आई कितनी, 1970 में, यानी कि 1970 में NPT की ट्रीटी वापस आ गई। अच्छा, इस NPT की ट्रीटी में कहा गया, क्या कहा गया कि इसमें NPT की ट्रीटी में कहा गया कहा गया कि यहाँ पर अगर बात किया जाए कि कौन कौन से जो मेंबर्स हैं, देखिए इसमें ये कहा गया कि द ट्रीटी डिफाइंस न्यूक्लियर वेपन स्टेट those that have built and tested the nuclear explosive device before 1 जनवरी 1967, यानी कि न्यूक्लियर कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं। ठीक है, और किसने किसने किया है, जैसे US ने किया 1945 में, तो ये एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। रशिया ने किया 1949 में, तो ये भी एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। UK ने किया 1952 में, ये भी न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। और फ्रांस ने किया 1960 में और चाइना ने 64 में। तो ये सारी कंट्री 1, 2, 3, 4 और 5 जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। बाकी कंट्री के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट इन्हें स्टेटस मिला हुआ है किसका, न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ का। और इनका कहना क्या है कि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कि इन 5 के पास न्यूक्लियर वेपन है, अब नहीं होने चाहिए किसी के पास। ठीक है, और अगर और बात किया जाए नॉर्थ कोरिया की बात की जाए, देखिए तो नॉर्थ कोरिया का सीन कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया इस ट्रीटी में आया था 1985 में, यानी कि नॉर्थ कोरिया ने भी कहा कि ठीक है हम वेपन नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन, और 1985 के अंतर्गत ये इस ट्रीटी में आ गया, NPT की नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। बट 2003 में नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, नॉर्थ कोरिया ने 2003 में NPT की ट्रीटी से क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, बाहर आ गया। और आज की डेट में आपको पता ही है कि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका है। ठीक है, अगर और बात किया जाए कि इंडिया की बात करें, इंडिया का स्टेटस क्या है, तो इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान और साउथ सूडान, ठीक है, इन्होंने अभी तक NPT की ट्रीटी को ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो इंडिया इसका क्या है, इसका एक मेंबर है, मतलब इंडिया इसका मेंबर है, मतलब कि इसकी ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया है इंडिया ने। ठीक है, पढ़ लिया वो सब सही है, पर रेटिफाई नहीं किया है। तो इंडिया ने, इजराइल ने, पाकिस्तान ने और साउथ सूडान ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। और हमें पता है क्या, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन, इंडिया के पास भी है, और इजराइल के पास भी है। ठीक है, इजराइल इज समहाउ इन डाउट कि है कि नहीं, पर ऑब्वियसली है, वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली में एडवांस है। अब ईरान की न्यूक्लियर डील क्या है, कि ईरान क्या चाहता है कि भाई ईरान
जो पहले न्यूक्लियर डील थी जो साइन नहीं हो पाई, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से और भी बाकी जो यूएस वेस्टर्न कंट्रीज थे उनके सैंक्शन इम्पोजिशन की वजह से, तो वो है क्या न्यूक्लियर डील एक्चुअली? ठीक है, ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उसका नाम है JCPO, दैट इज़ द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, और ये किसके किसके बीच है? ये है ईरान, यूएस, चाइना, फ्रांस और रशिया, यूके और जर्मनी के बीच में। इसको 2015 में साइन किया गया था। ठीक है, और ईरान था एग्री कि भाई वो डिसमेंटल कर देगा न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को और अलाउ करेगा इंटरनेशनल इंस्पेक्शन को। इन्होंने क्या कहा कि जो ईरान की जो न्यूक्लियर डील है, इन्होंने कहा कि हमारे पास अगर कोई न्यूक्लियर वेपन है तो हम उसको हटा देंगे, और कोई भी इंटरनेशनल कमेटी आके हमारा इंस्पेक्शन कर सकती है हमारे कंट्री में कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। बट इन एक्सचेंज, इसके बदले ईरान ने कहा क्या कि हमें क्या चाहिए इसके बदले, कि ठीक है हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, एक्सचेंज ऑफ द सैंक्शन फॉर द इकोनॉमिक सैंक्शन रिलीफ, कि आपने हमारे ऊपर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने या बाकी कंट्रीज़ ने जो हमारे ऊपर सैंक्शन इम्पोज करके रखा है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ पा रही है, तो आपने उस सैंक्शन को हटाने हैं। ठीक है, फिर आगे बात करें कि ओके नॉन, ये वही दिया हुआ है कि जो NPT की ट्रीट जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में, उसमें इंडिया, इसराइल और पाकिस्तान और साउथ सूडान मेंबर नहीं है। तो ये इंडिया और ये हमारा साउथ सूडान, यहाँ पे ये इसराइल और पाकिस्तान, ठीक है, ये NPT की ट्रीटी का मेंबर नहीं है, जो कि 1970 में केम इनटू फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं G20 पावर की। ठीक है, G20 पावर क्या है कि अभी इस साल की जो प्रेसिडेंसी है वो हमारे इंडिया के पास आ गई है 2022 की और 2023 की अंडर द ट्रॉयका। अब पहली बार हो रहा है काफ़ी टाइम बाद कि जो जिनपिंग है और पुतिन है, ये दोनों आमने सामने, और इंडिया, कई सारी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो इन पर्सन मीटिंग होगी, क्योंकि अभी कोविड की वजह से भी क्या है कि जो मीटिंग्स है वो इन पर्सन नहीं हो पा रही थी। ओके, तो ये एक अच्छी बात, तभी आपने देखा कि जो अ, जो हमारा भी लद्दाख में जो डिसएंगेजमेंट हुआ है चाइना का, तो वो हो सकता है कि इसी की वजह से हो कि मीटिंग होने वाली है तो हम लोग जो इश्यूज़ हैं उसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर दें, थोड़ा सा ईज़ कर दें। ठीक है, अभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट कहाँ है? ये जो करंट इवेंट चलते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है, बायलेटरल ट्रेड में इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज़ में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर कि मेंस में कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आगे बात करें कि पहले तो बात करते हैं, देखिए एक जब हम G20 की बात करते हैं तो और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट ग्रुप है उसके बारे में बात करें तो एक क्वाड है, आपको पता है क्वाड क्या है? देखिए, आपको पता है कि देखो क्वाड का फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्वाड का फॉर्मेशन इसी हुआ ताकि कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, जो डोमिनेंस है उसको कम किया जा सके। ठीक है, आपको पता है क्या पहले क्या होता था कि फिलहाल तो हमने काफ़ी हद तक इंडिया ने उसका डोमिनेंस कम किया है, पहले उसको कहते थे एशिया पैसिफिक, पर अब हम लोग बोलते हैं इसको इंडिया पैसिफिक। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मतलब क्या है कि जो US है वो चाहता है कि जो चाइना का जो जो भी इन्फ्लुएंस है ये इंडो पैसिफिक रीजन में ये कम हो, तो इसीलिए क्वाड का फॉर्मेशन किया गया था। क्वाड का फॉर्मेशन में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इसमें है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और US। ठीक है, ताकि ये स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो चार कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और US, इन्होंने क्वाड का फॉर्मेशन किया। इसके अलावा एक नई क्वाड का फॉर्मेशन भी हो रहा है जो बात चल रही है, जिसमें कौन कौन है? जिसमें US, UAE है, इसराइल है। ठीक है, US, UAE एंड इसराइल, ये 3 कंट्री हैं। इसमें किसकी बात करें? ये क्वाड के बात और इंडिया, यानी कि न्यू क्वाड जो बन रहा है उसमें इंडिया है, US है और UAE है और इसराइल है। लेकिन इससे पहली जो बनी थी उसमें कौन था? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US। अगर हम बात करें कि मल्टीलेटरल इवेंट कौन कौन से होंगे, सीनियर ऑफिसर मीटिंग होगी क्वाड की, इंडिया और जापान 2+2 फॉरेन डायलॉग होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ, ये सारी चीज़ें होंगी। और इसमें इस बार की जो काउंसिल की मैंने बताया कि जो प्रेसिडेंसी है किसके पास है? वो इंडिया के पास है। जो G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो हर साल रोटेट करती रहती है अमंग इट्स मेंबर्स। ठीक है, अब देखिए नवंबर जो 2022 से जो 17 G20 हेड है वो कौन है? स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट समिट इन बाली हो रही है, और दिसंबर 2022 टू नवंबर 2023 की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? इंडिया के पास है, मोदी जी के पास है। ठीक है, अब G20 की अगर बात किया जाए तो G20 क्या है कि वर्ल्ड्स की 20 लार्जेस्ट जो इकोनॉमीज़ है उनका एक ग्रुप है। देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी पिक दी हुई है, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अगर यहाँ पे बात की सबसे पहले G7 की, ठीक है,
G7 की बात किया जाए तो G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं? 7 कंट्रीज आएंगी, इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। G8 में रशिया आता है। और 20 में कौन कौन सी आती हैं? 20 में इन 8, ये आठों के अलावा पहले 7 प्लस 1 ये 8 और बाकी के ये कौन कौन सी है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। तो ये बनाती हैं पूरा किसको? G20 कंट्रीज़ को। इससे पहले मैंने अभी बात की थी आपकी SCO के मेंबर्स की। तो SCO के मेंबर्स में कितने मेंबर्स हैं? 8 है, और ईरान को भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ठीक है, फिर हम बात करें आगे कि जो G20 है वो रिप्रेजेंट क्या करती है। यानी कि देखिए, आपको पता है कि वर्ल्ड की 20 अगर इकोनॉमीज बड़ी कंट्रीज़ मिलेंगी तो कितना बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा रिगार्डिंग द इकोनॉमी, ट्रेड और पॉपुलेशन। तो जो G20 का जो मेंबर है वो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को फॉर्मेशन करता है, और 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को, और इकोनॉमी का कितना? 90%। ठीक है। और मैंने बताया कि जो G20 का फॉर्मेशन हुआ था वो 1999 में हुआ था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि आप गेन करें इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एजेंडा। मैंने बताया कि जो प्रेसिडेंसी है इसकी वो रोटेट करती रहती है एमंग इट्स मेंबर एवरी टाइम। ठीक है, ये देखिए G20 ट्रॉयका। फिर अगर बात किया जाए आगे, तो व्हाट शुड बी द इंडिया टू डू द अचीव इट्स इंटरेस्ट इन द जियोपॉलिटिक्स। अब इंडिया को इस बार पहली बार मिली, मतलब इंडिया को इस बार मिली हुई है G20 की जो प्रेसिडेंसी है, तो इंडिया क्या कर सकता है? वेलफेयर ऑफ इट्स ओन, लर्न फ्रॉम द इंडोनेशियाज प्रेसिडेंसी। देखिए, इंडोनेशिया ने प्रेसिडेंसी जब ली थी तो वहाँ पर उसने किस चीज़ों में फोकस किया था? 3 पिलर्स में फोकस किया था। पहला पिलर था क्या आपका? ग्लोबल हेल्थ में। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन 3 चीज़ों को हमें इंपॉर्टेंस देनी है। हमको पता है कि हमें ग्लोबल हेल्थ स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड को कोलैबोरेट करना चाहिए, बिकॉज वी हैव सीन द इंसिडेंट लाइक COVID-19 एंड monkeypox 2 and many more incidents, maybe they could come forward in front of us. So we need to prepare ourselves anyhow every time. Clear? So global health architecture, sustainable energy, है ना, एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर क्या बात है? एसेट्स इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल लीडरशिप बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस। हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल लीडरशिप पर भी फोकस करना है। फिर आगे बात करते हैं, इंडिया शुड प्रमोट द स्पेसिफिक प्रायोरिटीज रिलेटेड टू द डोमेस्टिक एंड द रीजनल इशूज़। देखिए, इंडिया के बहुत सारे रीजनल इशूज़ भी हैं। ठीक है, तो उन पर भी क्या करना है? फोकस करना है। जैसे हमने क्या बताया कि इकोनॉमिक रिकवरी अभी हो रही है इंडिया की। हमें पता है कि अभी इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। हमने यूके को पीछे छोड़ दिया है। तो इन टर्म्स ऑफ GDP इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, बट इन टर्म्स ऑफ द PPP, दैट इज द परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो कहने का मतलब क्या? परचेज, व्हाट इज द परचेजिंग पावर पैरिटी? मैंने बताया था आपको, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रुपी में आप कितनी चीज़ें खरीद सकते हो एक देश में, तो उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपये में आप कितने सारे लेट से पेन या पेंसिल खरीद सकते हो इंडिया में, और 100 रुपये में कितने सारे पेन या पेंसिल खरीद सकते हो US में। तो उस कंडीशन में इंडिया में ज़्यादा खरीद सकते हो, तो इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी ज़्यादा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिकवरी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी भाई बहुत ज़रूरी है। अभी हमने देखा COVID-19 की वजह से हमने बड़ा सेटबैक झेलना पड़ा हुआ है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है भाई, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये भी देखना है। पेटेंट वेवर एंड द डायग्नोस्टिक, भाई COVID-19 के टाइम पर कोई भी पेटेंट वेवर देने को तैयार नहीं था, पर फिर भी बड़ी सारी इश्यूज़ हुए थे। फिर उसके बाद आखिरकार WHO के इंटरवेंशन के बाद हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला। एंड देन द थेराप्यूटिक्स मीन्स जो ड्रग्स हैं थेरेपी के लिए, वैक्सीन जो COVID-19 की हैं, और टेररिज्म इज़ अ बिग इशू भाई, क्योंकि टेररिस्ट कंट्री बगल में बैठा तो क्या ही होगा। बिल्ड क्लोज टाइज, स्पीड अप द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमें क्या करना है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर आप किसी कंट्री से करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप सिर्फ उस जो कमोडिटी है, वो जो मर्चेंडाइज है, सिर्फ उसका पैसा पे करते हैं, एक्स्ट्रा आपको पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन कंट्रीज़ के साथ करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है जिनको हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ना कि जिनसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। जैसे हमने UAE से अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ठीक है, तो फ़ायदा क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, UK से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, तो फ़ायदा क्या है कि ताकि हम इन कंट्रीज़ को और एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन सपोज अगर हम चाइना के साथ हम लोग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चाइना का वहाँ पर इतना सारा सस्ता आइटम है सब। ठीक है ना, मर्चेंडाइज गुड्स इतना सस्ता है, तो वहाँ से तो हम इम्पोर्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है,
फोकस ऑन द फंक्शनल इश्यूज। क्या फंक्शनल इश्यूज हैं कि जो जो ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी है उसके बारे में बात करना, ठीक है। फिर सप्लाई चेन रेजिलियंस, ताकि अच्छे से सारा जो मर्चेंडाइज हो जा सके। फोकस ऑन द ग्रीन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। ग्रीन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन इकोनॉमी क्या है कि ग्रीन इकोनॉमी पे प्रमोट करना है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल इकोनॉमी पे प्रमोट करना है, ठीक है। हम ताकि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। फिर कंक्लूजन क्या है कि जो G20 है वो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक इक्वल स्टेटस है। आपको पता है कि G20 के अंतर्गत कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएस, यूके, चाइना, इस तरह की भी कंट्रीज़ हैं, और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं, टर्की है, ठीक है ना, और इंडिया भी है। ये सारी क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है। तो G20 एक इक्वल स्टेटस शो करता है, इक्वल पार्टिसिपेशन शो करता है बिटवीन द डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री। सो इट समहाउ शो द इक्विटी टाइप ऑफ थिंग। देन इंडिया क्या है, इंडिया चांस टू स्टैंड अप फॉर इट्स इंटरेस्ट ऑफ द इमर्जिंग एंड द लीस्ट डेवलप्ड नेशन। देखिए इंडिया क्या है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। मोदी जी ने बोला है कि 2047 तक, यानी कि 100 ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस में, हम लोग एक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए हम लोग ने एक प्रॉमिस किया है, वाव लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग डेवलपिंग है, तो अगर हम लोग को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है, तो हम लोग अपने जो इंटरेस्ट की बातें हैं उनको प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, मंच पे रख सकें। और इवन नॉट ओनली ऑफ आर इंटरेस्ट, मतलब सिर्फ हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ की चिंता नहीं करना है, इवन जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लीस्ट डेवलप्ड नेशन है उनका भी ध्यान रखना है, उनके इंटरेस्ट की भी बात हमें पुट फॉरवर्ड करनी है। नाउ कैन इन्वाइट द अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका टू इंश्योर द बेटर एंड मोर बैलेंस रिप्रेजेंटेशन। हम अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, ताकि ये प्लेटफॉर्म और बड़ा हो जाए और उनको भी कोलैबोरेट कर सके, उनको भी इसमें प्रॉपर पार्टिसिपेशन मिल सके, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे, दिल्ली हाईकोर्ट स्टेज लोकपाल केस अगेंस्ट द शिबू सोरेन। देखिए ये क्या चीज़ है, अगर मैं बात करूं इनकी, देखिए ये जो जो केस है, तो एक पटिशन पहुंची थी यहाँ पर, ठीक है। एक 75 ईयर ओल्ड पॉलिटिशियन ऑब्जेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स वर नॉट डील्ड विद द एंटी करप्शन अथॉरिटी। तो यहाँ पर देखें, पहले पूरी न्यूज़ पढ़ लेते, थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे से कि Delhi High Court on the Monday stays proceedings initiated to the Lokpal against the झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन बेस्ड ऑन द कंप्लेंट करप्शन बाय द बीजेपी एमपी। तो इनके खिलाफ एक बीजेपी के एमपी ने क्या किया था, करप्शन किया हुआ था, करप्शन का चार्ज लगाया हुआ था, एंड रिगार्डिंग दैट एक पिटीशन फाइल की गई, यानी कि लोकपाल के सामने। देखिए लोकपाल क्या है, पहले एक बात करते हैं। देखिए लोकपाल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, लोकपाल है क्या, ठीक है। और अगर लोकपाल, ये इशू आया क्यों, जब पिटीशन फाइल कर दी गई थी तो बात खत्म हो गई। देखिए अगर सबसे पहले बात किया जाए लोकपाल की, तो लोकपाल का जो फॉर्मेशन है वो बना हुआ था 2013 में, आपको पता है। देखिए सेंट्रल लेवल पे लोकपाल काम करता है और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त काम करते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। अब ये क्या है, एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन है, ठीक है। ये क्या है, एंटी करप्शन, कोई भी अगर करप्शन का केस हो रहा है तो वहाँ पर क्या है, ये बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2013 में बनी थी, और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो करप्शन को रोकती है। देखिए करप्शन को रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारी बॉडी है। 1964 में हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी बना था, सीबीआई भी है, ठीक है। और उसके बाद 2008 में हमारे पास जब मुंबई ब्लास्ट हुआ था, तो उसके बाद हमारा एनआईए बना था, नेशनल एनआईए बना था, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी थी। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, ठीक है। लेकिन एनआईए की बात करें तो एनआईए तो फिलहाल हमारा डील करता है रिगार्डिंग दी जो भी टेररिज्म के इश्यूज होते हैं, लोकपाल भी करता है, लेकिन ये मेन करता है करप्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब सीन क्या है कि जो लोकपाल है वो क्या कर सकता है। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर मैं बात करूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कई सारे ग्रेड के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो जो ए और बी ग्रेड जो है अमूमन, उनमें अगर कोई इशू हो रहा है, यानी कि जो बड़ी बड़ी पोस्टेज हैं वहाँ पर कोई करप्शन के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ हो रही है, तो वहाँ पर लोकपाल काम करता है। पहले बात करते हैं फंक्शनिंग की लोकपाल की। तो ये क्या है, ये प्राइमरी इंक्वायरी है आफ्टर रिसीविंग ए कंप्लेन अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988। देखिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और 1988 के अंतर्गत अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई कंप्लेन मिलती है, किसको, लोकपाल को, और लोकपाल को आप कंप्लेन इन हैंड रिटर्न में भी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन किसी मेल के थ्रू भी दे सकते हैं। तो ये उसके ऊपर क्या करेगा, एक्शन ले लेगा। तो ये
आप जो करप्शन हुआ है ये किसके अंतर्गत हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट ऑफ 1988, ठीक है। फिर ये क्या है, इंक्वायरी विंग है। फिर अब बात करते हैं स्टार्टेड इफ देयर इज अ प्राइमा फेशिया केस आफ्टर द इंक्वायरी, अगर कोई भी प्राइमा फेशिया मिलता है यानी कि जो ये मिली हुई है कंप्लेन, इसके अकॉर्डिंग ये क्या कर देगा, ये इसमें इंक्वायरी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये जो इंक्वायरी है ये हो सकता है खुद करे या फिर डेन एनी इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सीबीआई, ठीक है। जो इंक्वायरी है वो ये बाद में हैंड ओवर कर सकता है सीबीआई को या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, किसी को भी हैंड ओवर कर सकता है। फिर बात करते हैं कि प्रोसिक्यूशन क्या है, डन बाय द प्रोसिक्यूशन विंग, ठीक है। प्रोसिक्यूशन स्टार्टेड आफ्टर द विंग्स गेट द अप्रूवल फ्रॉम द 3 मेंबर्स ऑफ द लोकपाल बेंच, जब 3 मेंबर ऑफ द लोकपाल बिल से बेंच से आपको अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और प्रोसिक्यूशन फाइल किसके अगेंस्ट हुआ है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट के या पब्लिक अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट सॉल्व हुआ है, ठीक है। और आप डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हो। अगर लोकपाल की बात की जाए तो ये सेक्शन 53 ऑफ द लोकपाल एक्ट 2003 से पावर लेता है, और स्टैट्यूट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द 7 ईयर। देखिए ये जो केस पहुंचा है लोकपाल में अभी वाला ये, तो ये क्या है कि ये 7 साल बाद पहुंचा है। लोकपाल की कंडीशन क्या है कि लोकपाल में एप्लीकेशन फाइल करने की या कंप्लेन फाइल करने की अगेंस्ट द करप्शन ऑफ द प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1988, कि आपको जो कंप्लेन फाइल करनी है, यू नीड टू फाइल द कंप्लेन विद इन द 7 ईयर ऑफ द टाइम फ्रेम। अगर उसके बाद आप टाइम फ्रेम के बाद 7 साल के बाद कर रहे हो तो आपकी हो सकता है कि जो पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया जाए, ठीक है। तो यही क्या है, यहाँ पे देखो लोकपाल ने ब्रीच किया हुआ है ज्यूरिसडिक्शन, कंप्लेन ऑफ अगेंस्ट द मिस्टर शिबू वॉज फाइल्ड आफ्टर 7 ईयर ऑफ द सेड इवेंट, यानी कि जो 7 साल हो गए हैं उसके बाद ये कंप्लेन फाइल की गई है, ठीक है। इसीलिए इसको एंटरटेन नहीं किया जा रहा है और यही क्या बना हुआ है, मुद्दे का मैटर बना हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ी सी यहाँ पर बात करें लोकपाल एक्ट के बारे में, तो लोकपाल एक्ट के बारे में क्या बात करेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने भी बताया कि जो लोकपाल एक्ट है वो 2013 में पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो लोकपाल एक्ट या लोकपाल में क्या क्या होता है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो एक क्या होता है, चेयरपर्सन्स होता है और 8 अदर मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें 50% जो होंगे वो कहाँ से होंगे, जुडिशियल मेंबर होंगे, यानी कि समहाउ उनका जो बैकग्राउंड होगा वो जुडिशरी से रिलेटेड होगा, ठीक है। और 50% जो मेंबर्स हैं लोकपाल के वो किस सेक्शन से होंगे, SC ST OBC से होंगे, और माइनॉरिटीज़ होंगी उसमें और विमेंस होंगी, ठीक है। अब अगर जो सिलेक्शन होता है किसका, चेयरपर्सन का या अदर मेंबर्स का, वो कैसे होता है, एक सिलेक्शन कमेटी बनती है, ठीक है। उस सिलेक्शन कमेटी के अंतर्गत क्या होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं जो अपॉइंट करते हैं किसको, चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल और जो बाकी अदर मेंबर्स हैं। इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से लोग होते हैं, देखिए थोड़ा सा। तो इस सिलेक्शन कमेटी में जो लोग होते हैं, सबसे पहले उसमें इस सिलेक्शन कमेटी में होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द लोकसभा होता है, और उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया और कोई सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। और इसको नॉमिनेट कौन करेगा, इसको नॉमिनेट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ध्यान से देखिए कौन कौन से मेंबर है इसमें। इसकी जो सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी वो कमेटी है जो अपॉइंट करेगी चेयरपर्सन को। उसमें कौन कौन से हैं, प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर है, लोकसभा है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर कोई सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज है। और इन सबको और इनको अपॉइंट कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और एक और मेंबर हो सकता है जो कि एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। इमिनेंट ज्यूरिस्ट का मतलब उसको अच्छा जुडिशरी का नॉलेज है, जिसको नॉमिनेट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। शायद आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे और बात करें, ये जो अपॉइंटमेंट है ये होगा कैसे, ये मैंने बताया कि एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी, और इस सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ एक और कमेटी होगी, सर्च कम कमेटी, जो कि असिस्ट करेगी सिलेक्शन कमेटी को। और उसके बाद मैंने बताया कि जो 50% मेंबर हैं इस कमेटी के, किसके, सर्च कम कमेटी के, वो भी कहाँ से आएंगे, SC ST OBC से आएंगे, ठीक। और माइनॉरिटी और वेमेंस के आएंगे। यानी कि जो सर्च कम कमेटी है उसके 50% जो मेंबर है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी और वीमेन से आएंगे। और उसके अलावा जो यहाँ पर चेयरपर्सन और 8 मेंबर हैं उनमें भी उनका भी 50% जो होगा वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसकी है कि इस लोकपाल के जो ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, उसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर भी आता है। बिल्कुल सही सुना आपने कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसके ज्यूरिसडिक्शन के या इसके परव्यू के अंतर्गत आएगा, ठीक है, विद सम
एक्सेप्शंस, बट फिर भी प्राइम मिनिस्टर भी इसके जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आएगा। तो ये बहुत पावरफुल बॉडी है, ठीक है। आगे बात करें, शमशीर इलेक्टेड द केरल स्पीकर। जो शमशीर हैं वो क्या है, केरल के स्पीकर को इलेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, पिनाराई विजयन है और ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, स्पीकर के बारे में। देखें, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो स्पीकर हैं ये तो एक स्टेट असेंबली के स्पीकर हैं। अगर हम एक जनरल स्पीकर के बारे में बात करें तो क्या हो सकता है जनरल स्पीकर के बारे में। देखिए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अगर स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में बात किया जाए तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का। एक तरफ बैठा रहता है लोकसभा, एक तरफ बैठा रहता है राज्यसभा, और उन दोनों का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है, वो होता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का जो स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर, लोकसभा में दो होते हैं, एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है, ठीक है। उसी तरह राज्यसभा में दो लोग होते हैं, एक होता है चेयरपर्सन और एक होता है डिप्टी चेयरपर्सन, ठीक। तो जो लोकसभा का जो स्पीकर है, अगर वो नहीं है, कहीं पर चला गया, किसी काम से चला गया, कहीं बीमार हो गया, तो उसका काम कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर। उसी तरह से जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है, अगर वो कहीं चला गया, बीमार हो गया, तो उसका जो काम करेगा वो कौन करेगा, डिप्टी चेयरपर्सन, ठीक। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोकसभा का जो स्पीकर है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है, ठीक है, एमपी भी होता है। उसी तरह से जो लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। लेकिन राज्यसभा के केस की बात की जाए तो राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा होता है, ठीक है, लेकिन यह एमपी होता है। जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो एमपी नहीं होता है, और राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसी को हम लोग कहते हैं वाइस एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जगदीप धनखड़ जो कि भी हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो इंसान है, ये जो चेयरमैन है किसका, राज्यसभा का, ये एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन है राज्यसभा का, बिल्कुल है। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है, पर ये मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि देखिए, स्पीकर जो होता है वो स्पीकर के पास वोटिंग पावर होती है। जैसे मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल आया और बिल आने के बाद बिल टाई हो गया। टाई होने का मतलब क्या है कि बिल ना तो मतलब सपोज 50 लोगों ने उसको हाँ कह दिया, 50 लोगों ने ना कह दिया, तो यानी कि 50 यहाँ 50 यहाँ, तो वो क्या हो गया, टाई हो गया। अब उसमें निर्णय नहीं लिया जा सकता, निर्णय कौन लेगा, स्पीकर। तो उस कंडीशन में जो लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपना कास्टिंग वोट, अपना निर्णायक मत का इस्तेमाल कर सकता है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपने कास्टिंग वोट का इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है वो भी अपने कास्टिंग वोट का इस्तेमाल कर सकता है। इतनी बात समझ गए। उसी तरह से जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो भी अपने कास्टिंग वोट का इस्तेमाल कर सकता है, और राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है वो भी अपने कास्टिंग वोट का इस्तेमाल कर सकता है। ओके, इसके आगे बात किया जाए, मैंने बताया कि जो लोकसभा का जो स्पीकर है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, ठीक है, और डिप्टी स्पीकर भी क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो अगर लोकसभा का स्पीकर अगर लोकसभा के स्पीकर की कैपेसिटी में नहीं बैठा है, मान लीजिए उसको हटा दिया गया है वहाँ से, तो उसके बाद वो क्या रहेगा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा। तो अगर लोकसभा का जो स्पीकर है उसको स्पीकर की कुर्सी से हटा दिया गया, या कुछ भी मान लीजिए कोई उसके ऊपर कोई अगेंस्ट कोई चार्ज लग गया और वो इस समय स्पीकर का काम नहीं कर रहा है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा तो इसका मतलब है कि एक अगर कोई सिंपल कोई वो आया, क्या अगर कोई सिंपल बिल आया, तो उस बिल पर लोकसभा का जो स्पीकर है वो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते उसमें सिंपल वोटिंग कर सकता है। तब कास्टिंग वोट नहीं करेगा क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो सिंपल वोट करेगा बाकी अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से की तरह। उसी तरह जो डिप्टी स्पीकर है, मान लीजिए कि वो अभी डिप्टी स्पीकर का काम नहीं कर रहा है, तो उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो एक नॉर्मल वोटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। और अगर राज्यसभा की बात की जाए तो मान लीजिए जो डिप्टी चेयरपर्सन है वो अगर डिप्टी चेयरपर्सन का काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्या है, राज्यसभा के मेंबर भी है, तो उस समय वो नॉर्मल जो किसी बिल पे जो वोटिंग होगी उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है, चूंकि वो सिर्फ चेयरमैन है राज्यसभा का और मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं है, तो वो नॉर्मल वोटिंग में जो राज्यसभा में हो रही है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, शायद आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। देन इलेक्शन बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग दिस मेंबर, ये क्या है, ये इलेक्शन प्रोसेस है, बताया गया है कि कैसे कैसे इलेक्शन होता है। इलेक्शन कैसे होता है वैसे अगर बात की जाए तो देखिए,
सबसे पहले क्या होता है, जैसे जो जो यहाँ पे आर्टिकल 93 में क्या लिखा हुआ है, द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, देखिए जो स्पीकर होता है, जैसे सपोज सबसे पहले प्रेसिडेंट आ गया, ठीक है, तो जो स्पीकर है वो क्या होता है कि जो लोकसभा के अंदर अंदर से ही वोटिंग करके किसी एक इंसान को स्पीकर की तरह अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज स्पीकर जो है, मान लीजिए उसमें कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई दिक्कत बन गई, या उस टाइम पे वो अपनी ऑफिस में प्रेसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है, और डिप्टी स्पीकर जो फिर करेगा, अगर स्पीकर प्रेसाइड नहीं कर सकता तो डिप्टी स्पीकर करेगा। ठीक, बट अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों नहीं है या दोनों नहीं कर रहे हैं तो कौन करेगा, तो उसके बाद लोकसभा में से ही किसी एक व्यक्ति को बाहर आना पड़ेगा, यानी कि किसी एक व्यक्ति का चुनाव कर देंगे वो लोग, और वो स्पीकर का काम करेगा। समझ गए आप? लेकिन अगर जो स्पीकर का पद खाली है, यानी कि स्पीकर का पद वैकेंट है, वो कहीं गया नहीं है, बीमार नहीं है, ठीक है, वो पूरी पोस्ट ही क्या है, वैकेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में प्रेसिडेंट किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा कि भाई आप स्पीकर की तरह काम करो। ये मैंने काफ़ी सारी ज़्यादा चीज़ें बता दी, शायद आप समझ गए होंगे। पावर ऑफ द स्पीकर क्या है, देखिए, मेंटेन द ऑर्डर एंड डिकोरम ऑफ द हाउस। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है कि ऑर्डर और डिकोरम ऑफ द हाउस को मेंटेन करना है। ठीक है, ये काम है। बिजनेस के जो हाउस में बिजनेस हो रहा है उसको मेंटेन करना है, और रेगुलर प्रोसीडिंग को मेंटेन करना है। ठीक है, फिर फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, जो जो आपका स्पीकर होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। रूल्स और प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंडक्ट एंड द बिजनेस ऑफ द हाउस ऑफ द लोकसभा, जो लोकसभा में क्या हो रहा है, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो सही से हो रही हैं, लोकसभा के रूल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही हैं, तो उसका ध्यान रखना। पार्लियामेंट्री जो प्रेसिडेंट है विद इन द हाउस, उसका ध्यान रखना है, और एक्सरसाइज करेगा कास्टिंग वोट, जो कि मैंने आपको बता दिया है इन केस ऑफ टाई। दूसरी एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो स्पीकर है, ठीक है, अगर सो दिस इज अबाउट द स्पीकर। एक और चीज़ है, जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए कि एक जॉइंट, जैसे अभी मैं इसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये जो न्यूज़ आई थी यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखें केरल, देखिए केरल में एक पहले बिल आया था कि बिल आया था, जैसे फार्म प्रोटेस्ट जब हो रहे थे तो उसके रिगार्डिंग क्या किया था कि पिनराई विजयन ने एक एक जॉइंट सिटिंग बुलाई थी। देखिए, जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बिल है और बिल में क्या हो रहा है, बिल में कोई कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं हो पा रही, तो जॉइंट सीटिंग बुलाते हैं। तो जॉइंट सीटिंग का मतलब क्या होता है कि साथ में आके बात करेंगे। तो जॉइंट सीटिंग को बुलाने का काम कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, और इन द स्टेट वो गवर्नर करेगा। लेकिन जॉइंट सीटिंग में प्रेसाइड कौन करेगा, बैठेगा कौन, दैट इज द स्पीकर। और राज्य स्टेट के केस में स्पीकर, ऑब्वियसली स्टेट का, असेंबली का। अब देखें, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, 7% से ज़्यादा बढ़ गया इन्फ्लेशन। ठीक है, फूड प्राइस इंडेक्स में, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। तो राइज इन द एवरेज प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। अगर क्या हो रहा है कि अगर जो गुड्स और सर्विसेज है उसका जो प्राइस है क्या, वो बढ़ गया है, तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे ही किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्या चलती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो आपकी वैल्यू, मनी की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे ही प्राइस बढ़ा तो उसकी जो मनी की जो वैल्यू कम हो गई, यानी कि आपने और मनी उसको पे करनी पड़ेगी। तो ये हो क्या हो गया, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो होता है वो कई तरह के होते हैं, तो एक है क्या, इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस एट द रिटेल लेवल। देखिए, इन्फ्लेशन होल प्राइस सेल इंडेक्स पे भी नाप सकते हैं आप, और ये क्या है, रिटेल लेवल पे। ठीक है, यानी कि जो बाजार के जो मूल्य हैं उसके लेवल पे। एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ द प्राइस होता है, और मेज़र करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। यानी कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको मेज़र करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, यानी कि किसी एक कंज्यूमर उपभोक्ता को किस रेट पे चीज़ मिल रही है उस पर मेज़र करते हैं, किसका, रिटेल प्राइस का। फिर हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है तो क्या करेंगे। देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ गया है क्या है, इसका मतलब है कि मार्केट में या तो कमोडिटी बहुत कम हो गई है, जो सामान है, जो गुड्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं, या तो पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है कौन, आरबीआई। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी कौन अपनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जो आरबीआई अपनाएगा वो होता है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन जो गवर्नमेंट अपनाती है वो होती है फिजिकल पॉलिसी। सो आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है, ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा रेट को।
ठीक है। देखिए जब आरबीआई रेट को इंक्रीज़ कर देता है तो इसका मतलब क्या है कि रेट को इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि अगर आप उसके बाद लोन ले रहे हैं कोई, तो आपको उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन पे, ठीक है। जब आपको लोन पे और ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो आप लोन नहीं लेंगे, जब लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में पैसा नहीं जाएगा। उसके अलावा जब लोगों को पता चलेगा कि बैंक में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप बैंक में अपना पैसा रख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह तो लोग लोन नहीं ले रहे हैं क्योंकि लोन लेंगे तो उनको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, उसके बदली दूसरी जगह लोग क्या कर रहे हैं, अपना पैसा बैंक में डाल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो हमें इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो ये क्या है, ये एक तरीके हैं क्या, इंटरेस्ट रेट के माध्यम से हम जो लोन्स, जो पैसा, जो मनी फ्लो है मार्केट में, उसको आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के तरीके क्या हैं, ये जो मैंने बताया इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना, ये दो तरह से होता है। एक होता है कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर के बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ, ये होता क्या है। फिर बात करते हैं फिजिकल मीजर्स क्या होते हैं। बाई गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्स ऑन द पर्सनल इनकम और द प्राइवेट स्पेंडिंग। जो पर्सनल इनकम हो रही है उसमें आप इनकम टैक्स बढ़ा दो, प्राइवेट स्पेंडिंग बढ़ा दो, ठीक है। बोरोज मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड द बैंक्स बाई सेलिंग द बॉन्ड्स। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर सकती है। बॉन्ड क्या होते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक को एक कागज़ दे देगी, ठीक है, और बोलेगी कि देखिए ऐसा है कि ये कागज़ आप रख लीजिए, ठीक है, और इसके बदले आप जो पैसे हैं वो हमें दे दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि जस्ट लाइक अ चेक, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट पब्लिक को क्या कर सकती है, बॉन्ड सेल कर सकती है और पब्लिक उस बॉन्ड को परचेज कर लेगी। जब परचेज करेगी तो अपना पैसा बैंक को दे देगी और उसके बदले में वो बॉन्ड ले लेगी। तो कहने का मतलब जब पब्लिक अपना पैसा बैंक को दे रही है तो उस कंडीशन में हुआ क्या, उस कंडीशन में ये हुआ कि मार्केट से पैसा गायब हो गया, कम हो गया। रिड्यूस द अननेसेसरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनको कम करो, ठीक है। ये फिजिकल पॉलिसी किसकी है, गवर्नमेंट की, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की है, ठीक। अब हम बात करते हैं सीआरआर और एसएलआर के बारे में। ये क्या सीन है, देखिए ये है क्या, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, देखिए बैंक को एक मैंडेट ये होता है कि बैंक क्या करेगा, बैंक कुछ कैश को आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगा, ठीक है। एक अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ द कैश जो होगा वो बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगा, दैट इज द सीआरआर। एसएलआर क्या होता है कि एक अमाउंट ऑफ जो कैश है या और किसी प्रोविज़न में या फिर और किसी माध्यम से वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा। यानी कि सिंपल डिफरेंस इन दोनों में ये है कि कैश रिजर्व रेशियो में बैंक कुछ पैसा अपना आरबीआई के पास रखेगा और एसएलआर में बैंक कुछ पैसा अपने ही पास रखेगा। कहने का मतलब क्या है कि सपोज़ अगर बैंक के पास 100 रुपये हैं तो बैंक, अगर मैंने कहा कि जो सीआरआर है वो 20 रुपये है तो बैंक 20 रुपये आरबीआई के पास जाकर रख देगा। और मैंने कहा अगर एसएलआर जो है वो भी 20 रुपये है तो एसएलआर 20 रुपये है, यानी कि 20 रुपये वो बैंक अपने ही पास रखेगा, पर वो खर्चा नहीं कर सकता। उसने जो भी काम चलाना है वो बाकी के बच्चे 80 रुपये से चलाना है। तो सीआरआर क्या है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ द अमाउंट दैट बैंक हैव टू डिपॉजिट विद द आरबीआई। और ये क्या है, सर्टेन रेशियो डिपॉजिट द बैंक दैट दे हैव टू डिपॉजिट विद देमसेल्फ, खुद के पास रखना पड़ता है। ये जो होगा सीआरआर वो मनी के फॉर्म में होगा, मॉनेटरी फॉर्म में होगा, पर जो एसएलआर है वो गोल्ड, कैश या अदर किसी भी सिक्योरिटी के फॉर्म में हो सकता है। और ये कंट्रोल क्या करता है, सीआरआर और एसएलआर दोनों कंट्रोल करते हैं किसको, इन्फ्लेशन को। सीआरआर इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा, ये रेगुलेटरी द क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक। फिर उसके बाद नो इंटरेस्ट इज अर्न बाय द बैंक ऑन द सीआरआर, पर इसमें इंटरेस्ट उसको मिलेगा। फिर आगे बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारी लास्ट न्यूज़ थी, ठीक है, ये हमारी लास्ट न्यूज़ थी। सो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी मेरी एडिटोरियल डिस्कशन में। एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, पढ़ते रहिए।